नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में लगे हुए नाटकों के ऊपर, जिस पर कि हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम मूल टेक्स्ट के रूप में नाटक को पढ़ते हैं और क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, तो हमें वहाँ पर दिखाई पड़ता है कि तैयारी करते समय प्रकाशन वर्ष, अंक, दृश्य, गायन, पात्र, कथन और निर्देशन से संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यूजीसी नेट यूनिट 5 हिंदी कविता चुनौतीपूर्ण है, उसी तरीके से हिंदी नाटक को पढ़ना भी एक तरीके से चुनौती है। वहाँ से जिस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, उन प्रश्नों को समझना भी बहुत ही ज़रूरी है गंभीरता के साथ। तो आज जिस प्रैक्टिस सेट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है और ये कोशिश की गई है कि ये सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत ही सहायता पहुँचाएँगे। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि बहुत कम लोग यह जानते हैं, आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत? किसने हमें जन सेवा की ओर लगाया, हमारी आँखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया? किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े? बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बकरी नाटक को आधार बनाते हुए ये कथन पूछ लिया गया है कि किस पात्र द्वारा कहा गया है। ऑप्शन दिया गया है सिपाही, दुर्जन, कर्मवीर, युवक। तो जब आप बकरी नाटक पढ़ेंगे सरसर दयाल सक्सेना का, जो कि कवि के तौर पर भी जाने जाते हैं, और उन्होंने विशेष प्रेरणा के आधार पर बकरी नाटक लिखा और बड़ा ही छोटा-सा पतला-सा नाटक है। आमतौर पर इस नाटक को आप अलग-अलग जगहों पर रंगमंच पर लोगों द्वारा खेलते हुए भी देखे होंगे। तो वहीं से इस कथन को लिया गया है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, ऑप्शन दूसरा है कि दुर्जन का ये कथन है और ये कथन जो लिया गया है, आप देखेंगे कि बकरी नाटक के दूसरे अंक के तीसरे दृश्य में लिया गया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि बकरी नाटक के अंकों को भी ध्यान में रखना है और दृश्यों को भी ध्यान में रखना है। तीसरा दृश्य इसी कथन से शुरू होता है और ये बात दुर्जन द्वारा कही गई है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? ऑप्शन दिया गया है 14, 15, 13, 12। चंद्रगुप्त नाटक जो कि 4 अंकों में विभाजित है और सभी अंकों में आप देखेंगे कि अलग-अलग इसमें दृश्य दिए गए। ठीक है? हमें बताना है कि चौथे अंक में कुल कितने दृश्य हैं। ठीक है? तो सही जवाब तो इसका है ऑप्शन पहला कि चौथे अंक में इसमें कुल 14 दृश्य हैं। इसके बाद आपके मन में आना चाहिए कि जो शेष अंक हैं, पहला अंक हो गया, दूसरा अंक हो गया या फिर तीसरा अंक हो गया, उसमें कुल कितने दृश्य हैं। इस प्रश्न के बहाने आप नाटकों में आए हुए अंकों के आधार पर दृश्यों की गिनती या फिर गणना अपने दिमाग में जरूर रखिए। ये प्रश्न देखने में छोटा है, लेकिन जब एग्जाम में नहीं आएगा तो आपके लिए काफी मशक्कत करना पड़ेगा या फिर इससे और भी प्रश्न प्रभावित हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में कुल 14 दृश्य हैं। तो हम देख लेते हैं कि इन चारों अंकों में कितने-कितने दृश्य हैं। पहला अंक जो है चंद्रगुप्त नाटक का, उसमें कुल 11 दृश्य हैं। दूसरा जो है उसमें 10 दृश्य हैं और तीसरे में 9 दृश्य हैं। टोटल को आप जोड़ सकते हैं। एक दृष्टिकोण से आप और भी देख सकते हैं कि सबसे जो छोटा इसमें अंक है वो है तीसरा अंक दृश्यों के हिसाब से, और सबसे जो बड़ा है वो हो गया आपका चौथा अंक। ये भी हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि चंद्रगुप्त नाटक का सबसे छोटा अंक कौन है, चंद्रगुप्त नाटक का सबसे बड़ा अंक कौन है, और इसमें कुल कितने दृश्यों की बात की गई है। ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है? इस पे हमने अलग से भी चर्चा की हुई है। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को हुआ। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक थे। ऑप्शन दिया गया है श्रीराज जोशी,
सत्येंद्र शरत, सतीश चंद्र श्रीवास्तव, कमलेश्वर। तो अंजू दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को किया गया था। अब सवाल पूछा जा रहा है कि इसके निर्देशक कौन थे। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन पहला है कि श्री राज जोशी। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाता तो यहाँ पर राज जोशी के साथ साथ दूसरे ऑप्शन में लिखता राजेश जोशी, तो ये प्रश्न और कठिन हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद में अंजू दीदी का जो भी रंगमंचन हुआ था, उसके निर्देशक, उसके डायरेक्टर थे श्री राज जोशी। ठीक है, लेकिन इसी प्रश्न के बहाने आगे एक सवाल और पूछा जा सकता है जिसको कि आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस नाटक का जो पहला अंक है उसका भी मंचन किया गया था। इसका मंचन किया गया बंबई में किया गया था, बंबई हिंदी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज करके था, वहां पर इसका किया गया था। ठीक है, 1954 ईस्वी में, यानी कि इससे पहले एक मंचन हो चुका था। उसके निर्देशक कौन थे, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सत्येंद्र शरत नाम के जो निर्देशक थे, इन्होंने राज जोशी से पहले रंगमंचन कर दिया था बंबई हिंदी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज बंबई में सन 1954 ईस्वी में। तो आप आगे के लिए जरूर इसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि हो सकता है कि ये सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो पहला ऑप्शन है कि श्री राज जोशी इलाहाबाद में जो मंचन हुआ था उसके निर्देशक थे, और जो बंबई में हुआ था उसके निर्देशक कौन थे, वो थे सत्येंद्र शरत। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आगे की एग्जाम में आपको दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया है परमानंद श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश मिश्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो तमाम आलोचकों और विद्वानों का नाम दिया गया है। अंधेर नगरी के संबंध में इस बात को कहने वाले हैं, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सत्यप्रकाश मिश्र। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त है? 5 कथन दिए गए हैं, उसमें से हमें 3 कथनों को बताना है। कई बार आप देखेंगे कि 4 कथन दिए जाते हैं, 2 कथनों को बताना होता है, 5 कथन दिए जाते हैं, 3 कथनों को बताना होता है। कई बार क्रम भी इनका सेट करना होता है। तो भारत दुर्दशा नाटक पर हमने लाइन बाय लाइन आप सभी से चर्चा की है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब आप अपने मेमोरी पर, स्मृति पर जोर दीजिए कि आपने जब भारत दुर्दशा नाटक को पढ़ा था तो जितने भी अंकों में बटा हुआ है उन अंकों का शीर्षक क्या था, उन अंकों में किसका किसका प्रवेश था, किसका किसका कथन है, ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखेंगे। पूछा जा रहा है कि इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताब खाना है। नाटक में सत्यानाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है। अपरस सोल्हा छून रच भोजन प्रीत छुड़ाए, यह संवाद सत्यानाश फौजदार द्वारा कहा गया है। इस नाटक का प्रकाशन संवत 1933 में हुआ है। निर्लज्जता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं इन विकल्पों को पढ़ रहा था तो आप याद कर रहे थे कि कौन इसमें कथन उपयुक्त है। तो जब आप मिलान करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कि पहला जो यहाँ पर है ए ऑप्शन कि इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताब खाना, ये कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर। और कहा जा रहा है कि नाटक में सत्यानाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है, जबकि ये गलत है। इसका प्रवेश किस में होता है? तीसरे अंक में होता है। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, ये वन लाइनर में भी आ सकता है क्वेश्चन। और कहा गया कि अपरस सोल्हा छून रच भोजन प्रीत छुड़ाए, यह संवाद सत्यानाश फौजदार द्वारा कहा गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही है। इस नाटक का प्रकाशन संवत में देखिए दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। आप ऑलरेडी इसका ईस्वी में याद करके रखे होंगे कि 1880 ईस्वी है, और हमने अपने कुछ वीडियो लेक्चर में खासतौर से नाटक पढ़ाते हुए आप लोगों को आगाह किया था कि 1876 भी आप ध्यान में रखेंगे।
कई किताबों में आप देखेंगे, खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर राजकमल प्रकाशन द्वारा जो भारत दुर्दशा नाम की किताब है, उसमें हमने देखा कि संवत में इसका प्रकाशन 1933 दिया है। जब इसको आप -57 करेंगे तो 1876 ईस्वी आ जाएगा। तो ये भी कथन यहाँ पर क्या है, सही है। और कहा गया कि निर्लज्जता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है। तो जब आप पढ़ेंगे तो ये तीसरे में नहीं बल्कि दूसरे अंक में इसका प्रवेश होता है। तो इस तरीके से भारत दुर्दशा से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इस प्रश्न के बहाने समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो चीजें सही हो रही हैं उनको हम देख लेते हैं। जो कूट यहाँ पर सही हो रहा है ACD, ठीक है, ACD हम देखते हैं नीचे किसमें दिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ACD यहाँ पर सही जवाब हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन। यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। इसके पात्र, स्थितियां एवं मन स्थितियां यथार्थपरक तथा विश्वसनीय नहीं लगती। आधे अधूरे आज के जीवन के गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इस नाटक की भाषा में वह सामर्थ्य नहीं है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। तो ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें 3 ऑप्शन को बताने हैं कि कौन सही है। तो आप देखेंगे कि इसका जो यहाँ पर सही कथन है, पहला तो है कि यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है, जिसमें संपूर्णता केंद्र में है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, सब क्या है, आधे अधूरे हैं। तो ये कथन यहाँ पर सही हो रहा है। और जो दूसरा कथन है कि श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक लगता है। और बाकी देख रहे हैं आप, कथनों में नहीं नहीं दिया गया। ये एक तरीके से आधे और अधूरे नाटक का ठीक मूल्यांकन नहीं किया गया है। ठीक है, इसकी भाषा शैली को तो कहा जाता है कि मोहन राकेश के नाटकों की जो भाषा शैली है उसमें काफी कसावट है, उसमें स्पेस ही नहीं है। कई जगहों पर आप देखेंगे 3-3 बिंदु भी दिखाई देते हैं, जैसे कोई पात्र है, कोई बात कहता है, फिर रुक सा जाता है, बहुत कसावट है। तो ये जो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं बिल्कुल गलत है। तो जो यहाँ पर कूट बन रहा है, कूट बन रहा है A, B और D। तो हम देखते हैं कि A, B, D किसमें है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। अंधा युग नाटक के संबंध में यहाँ पर बात आ गई, और जब मैं विकल्पों को पढ़ूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन से सत्य कथन, क्योंकि आपको भी साथ साथ रीडिंग करना है। पहला ऑप्शन दिया गया कि धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है। इस नाटक का घटना काल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गांधारी का शाप है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य कथन है। ठीक है, तो पहला आप देखेंगे कि धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। जब इसकी भूमिका आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये बात बिल्कुल सही। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है, यह बात बिल्कुल गलत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अंकों में विभाजित है, और इन अंकों का क्या है, शीर्षक भी निर्धारित किया गया कि किस अंक में क्या है, और बीच में अंतराल भी है। इस पे हम लगातार जोर देते रहे कि किन किन अंकों के बीच में अंतराल है, प्राय सवाल पूछा जाता है। तो ये गलत हो गया, यहाँ पर 7 अंकों में नहीं बल्कि 5 अंकों में विभाजित है। और कहा गया कि इस नाटक का जो घटना काल है वो 18वें दिन महाभारत पर आधारित है, और संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का है। तो बिल्कुल ये कथन क्या एकदम सही है। और इसमें कहा गया कि दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के साथ समय या फिर कथा गायन की योजना की गई है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। आप देखेंगे हर अंकों में कुछ कथा गायन का प्रयोग किया गया है। और कहा गया कि नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गांधारी का शाप है। तो आपको याद आ गया होगा कि हमने तो 5 अंकों को शीर्षकों को याद किया था, लेकिन तीसरे अंक का शीर्षक तो गांधारी का शाप नहीं है, बल्कि ये हो गया आपका चौथे अंक का है। ठीक है, यहाँ पर चौथे अंक को आप ध्यान में रखिए। चौथे अंक में गांधारी का शाप का जिक्र किया गया है। तो इस तरीके से ये भी कथन क्या हो गया यहाँ पर
गलत हो गया। तो जो इसका कूट बन रहा है सही, ए बन रहा है, सी बन रहा है, फिर डी बन रहा है। हम मिलान करते हैं कि ए सी डी कौन है, सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों से कथनों को लिया गया है और पात्रों से उसको जोड़ना है। धातुसेन, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, कर्णदत्त ये सभी पात्र हैं और इधर कथन दिए गए यानी संवाद दिए गए। उन संवादों के आधार पर हमें बताना है कि आखिरकार कौन किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। ठीक है, तो ये बात कौन किससे कह रहा है ये हमें बताना है। ये बात कह रहा है कर्णदत्त। कर्णदत्त जो है वो कहता है कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। ठीक है, राष्ट्रनीति जो है दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, कर्णदत्त का ये कथन हो गया। इसके बाद जो दूसरा कथन है कि हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता, ये हो गया आपका स्कंदगुप्त का कथन। इसके बाद जो यहाँ पर कथन है कि युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है, ये बात कह रहा है कुमार गुप्त। इसके बाद आप जो देख रहे हैं कथन जो बच रहा है कि यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया, इस बात कही है धातुसेन ने। ठीक है, तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है, कूट बन रहा है कि ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। 4 3 2 1। तो हम मिलान करते हैं यहाँ पर कि 4 3 2 1 किसमें हो रहा है, तो सही जवाब हो रहा है इसका यहाँ पर ऑप्शन दूसरा। ठीक है, तो इन संवादों को आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वो आगरा बाजार नाटक में आई नज्मों या उनकी पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। थोड़ा सा यह प्रश्न चुनौतीपूर्ण है, फिर भी परीक्षाओं में हम जाते हैं तो कुछ कठिन प्रश्न आ जाते हैं। सबसे पहले ध्यान में आपको रखना है कि आगरा बाजार में जो नज्म योजना है इसको जरूर ध्यान में रखिए। सवाल पूछा जा सकता है कि किस नाटक में नज्म को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। अब हमें पहले से बाद के क्रम में इसको लगाना है और 5 ऑप्शन दिए गए। पहला है कि वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं जानते, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिशें बागों चमन न हो, दूसरा हो गया। तीसरा है कि होता है बागबों से हर एक बाग का निबाह, वह बाग किस तरह न लूटे और न उजड़े आह, तीसरा हो गया। चौथा पूछा जा रहा है कि जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात, और आखिरी जो विकल्प दिया जा रहा है कि कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। तो इनका क्रम हमें बताना है। तो जब तक आप इस नाटक को ठीक से नहीं पढ़ेंगे इसके क्रम को नहीं बता पाएंगे, इसलिए आगरा बाजार जैसे कठिन नाटकों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, खासतौर से नज्म की दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, ये पहले नंबर पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है होता है बागबों में से हर एक बाग का निबाह, दूसरे नंबर पर है। फिर तीसरे नंबर पे है कि वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, तीसरे नंबर पर हो गया। चौथे नंबर पे है रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, और पांचवें नंबर पे जो है वो है कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते। तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है, कूट जब आप मिलान करेंगे सावधानी के साथ तो डी सी ए बी और ई बन रहा है। अब हम मिलान करते हैं कि आखिरकार कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। ठीक है, थोड़ा सा ये मुश्किल प्रश्न है, इसमें आप अनुमान से करने का प्रयास कर सकते हैं अगर नहीं आता है तो, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर अपना वक्त लगा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि पवित्रता की माफ है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र द्वारा कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है मालिनी, देवसेना, कमला, देवकी। तो हमें बताना है कि किस पात्र का है कि पवित्रता की माफ है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख,
पुण्य की कसौटी है पाप। देखिए ये सभी जो ये पंक्तियां दी गई हैं, संवाद जो है, ये आप देखेंगे कि इतना इतना दूर तक कट कट करके भी पूछा जा सकता है। इसमें कम से कम 3 प्रश्न छिपे हुए, मिलान में भी आ सकता है, ठीक है, क्रम में भी आ सकता है, या फिर किस पात्र द्वारा कहा गया है उस हिसाब से भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर जवाब है कि देवसेना द्वारा ये संवाद कहा गया है, उसके द्वारा बोला गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि मानव कब दानव से दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन दिया गया आम्भिक, दांडायन, चंद्रगुप्त, सिंहरण। तो चंद्रगुप्त नाटक बढ़िया से पढ़े होंगे, तो ये संवाद आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि हमने कहाँ इसको पढ़ा था और कैसे पढ़ा हुआ था। तो मानव कब दानव से भी दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, इसमें भी आप देख रहे हैं कि जहां जहां कॉमा लगाया गया है सुमेलित वाले में सब आ सकते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन चौथा, सिंहरण द्वारा इस बात को कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि श्रीपत बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूं दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूं, तुम्हारा छोटा भाई हूं, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूं, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। अंजो दीदी नाटक में ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है श्रीपत, इंद्र नारायण, नजीर, नीरज। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन पहला ही है कि खुद श्रीपत द्वारा ही इस बात को कहा गया है अंजो दीदी नाटक में। तो इसका जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कहा गया कि जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती है, आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। उपरोक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? आप देख रहे हैं कि जो आपके पाठ्यक्रम में छोटे छोटे नाटक लगे हैं उनको आप जरूर ध्यान देकर जाइए। अगर बड़े नाटकों को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो छोटे छोटे नाटकों को जरूर पढ़िए। खासतौर से देखा जाए तो सभी नाटक छोटे में ही है, ज्यादा बड़े बड़े नाटक नहीं है। आप और मूल टेक्स्ट के रूप में भी उसको पढ़ सकते हैं। अब ये बात किसके द्वारा कही गई? ऑप्शन दिया गया कर्मवीर, सत्यवीर, दुर्जन सिंह, सिपाही। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है कि सत्यवीर द्वारा कहा गया है। इन प्रश्नों के बहाने बकरी नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उनको जरूर ध्यान में रखिए। कर्मवीर, सत्यवीर, दुर्जन, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से? मल्लिका, अंबिका, कालिदास, विलोम, ठीक है, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब कुछ प्रमुख पात्र हैं जिनको कि आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर विशेष तौर से जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है उसकी जो नायिका है उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हम पढ़ते हैं और आप भी साथ साथ पढ़िए और ध्यान में लाइए कि मल्लिका के कौन कथन हो सकते हैं। पहला दिया गया कि इस सौंदर्य के सामने जीवन की सभी सुविधाएं ये हैं, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। अंतर मतलब हृदय में। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन मल्लिका का है। 3 कथनों का चयन हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो बी जो ऑप्शन है, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके हृदय में कोमलता ना हो, हृदय के स्थान पर अंतर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये सही हो गया। इसके बाद जो है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ई दिया गया है, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की। जब कालिदास देखता है कि उसकी रचनाएं मल्लिका के पास है तो पूछता है कि ये सब कहाँ से पाई हो, तो बताती है कि मैं व्यवसायियों से प्राप्त करती थी, उनसे खरीद लेती थी। तो बी और ई ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं आप सही हो रहा है। इसके बाद हम देखें तो जो सी ऑप्शन है, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही, आगे का भी बीत जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो कूट बन रहा है
कूट बन रहा है बी, सी और ई। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं जो कि भारत दुर्दशा नाटक से रिलेटेड है और पूछा जा रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त उपयुक्त उत्तर का चयन करना है, जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। लिखा गया कि इस नाटक में भारत दुर्दय और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्रण प्रस्तुत हुए हैं। इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु की व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है, निहचय भारत को अब नाश। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। तो हमें उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो आप देख रहे हैं कि जो ई है ये ऑलरेडी सही है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में कई ऐसे ऑप्शन है जिसमें कि ई कॉमन है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑप्शन ए है इसमें भारत दुर्दय और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा का चित्रण किया गया है। तो हो गया, ए भी सही हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन बच रहा है वो बच रहा है सी, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति। ये भी सही हो गया। तो जो कूट बन रहा है वो बन रहा है ए, सी और ई, ठीक है। अब यहाँ पर डी जो दिया गया है ये एक पात्र है अंधकार, उसके द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहलवाया है। और जो मदिरा की बात की गई है कि मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। तो सही जवाब क्या हो रहा है, ए, सी, ई, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वो सुमेलित पर आधारित है। एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ पात्र। पात्रों का नाम है मुन्नी, राम, जयमाला, लीला। नाटक है चंद्रगुप्त, अंजो दीदी, बकरी, स्कंदगुप्त। और इसमें से हमें मिलान करना है, ठीक है। तो हम मिलान करते हैं। तो जो चंद्रगुप्त है उसमें एक क्या है, लीला है, जो कि आप देखेंगे कि कार्नेलिया की सहेलियों में से है। तो ए का यहाँ पर 4 हो रहा है। हम देखते हैं ए का 4 दो ऑप्शन में। फिर से हमें एक बार चलना पड़ेगा। बी का 1 हो गया, अंजो दीदी, मुन्नी इसमें है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं बकरी। बकरी का जो यहाँ पर है वो है राम। और स्कंदगुप्त का क्या हो गया, जयमाला। तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। ये भी आगरा बाजार नाटक की तरह थोड़ा सा कठिन है। भले ये सब नाटक छोटे हैं, पतले हैं, लेकिन इसमें जो भी प्रश्न जैसे बन रहा है यूजीसी नेट में थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। अंधेर नगरी नाटक के ये सब संवाद आए हुए हैं जिनको कि हमें क्रम करना है। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। अब हमें इसको क्रम में करना है। तो आपके दिमाग में आगे आगे सबसे पहले अंक में और पहले दृश्य में ही हमने इस कथन को पढ़ा था, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। तो पहले नंबर पे क्या आ गया, बी आ गया। और हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पे है, दूसरे अंक में जो बाजार का दृश्य है कि चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। तो दूसरे नंबर पर ए हो गया। फिर हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पे जो है वो है कि चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। तीसरे नंबर पे ई हो गया यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन बी, ए, ई कहाँ पर हो रहा है सही, ऑप्शन चौथा हो रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि चौथे नंबर पे है कि चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। चौथे नंबर पे हो गया। और पांचवें नंबर पे हो गया आपका कि चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। तो थोड़ा सा ये चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन फिर भी हम इसको याद करने का प्रयास करें क्योंकि परीक्षाओं में इसी तरीके के इस समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन हो गया बी, ए, ई, सी, डी, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब हो गया, ठीक। अगला प्रश्न है कथन और तर्क पर आधारित है कि सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। अब इसके आधार पर हमें बताना है कि कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। जब सिंदूर की होली नाटक पढ़ेंगे, इसके नाटककार का नाम आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। अंकों की संख्या यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 है।
तो इसके वजह से ये कथन गलत हो जा रहा है और जो दूसरा कथन है बिल्कुल सही है। तो सही जवाब हो गया कि कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 क्या है, सत्य है। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है जो कि कथन और तर्क पर ही आधारित है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रुपताओं को उजागरित किया गया है या फिर उजागर किया गया है। और कथन तर्क दिया जा रहा है, कारण दिया जा रहा है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो इन दोनों कथनों को और तर्कों को देखने से ये पता चल रहा है कि इसमें कौन सही और कौन गलत है और कौन किसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला कि दोनों सत्य हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। तो हमने नाटक को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की, जो कि नए पैटर्न पर आधारित हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।